हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर के फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप एमसीक्यूज करें तो चीज़ों की आसानी रहे और रिवीजन के टाइम भी ये आपके हर एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मित्रों, आपको पता है, इट इज़ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है जिससे ये एक प्रॉपर्टी एक्वायर करता है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ द बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। खैर, आपको सबसे ज़रूरी बात, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कुलाम होती है। सीजीएस सिस्टम में दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है स्टेट कुलाम जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हो, और दूसरी होती है एप कुलाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोलते हो। बच्चों, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक कुलाम में 3 × 10⁹, जी हाँ बच्चों, 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम, और दूसरा कंसेप्ट जो होता है आपका, वो होता है आपका 1/10 ऐप कुलाम एक कुलाम में होता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको कैरी करना है। बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का और बहुत फेमस फॉर्मूला है, वो है हमारा कुलाम्स लॉ, एक्शन एट डिस्टेंस लॉ। एग्जैक्टली बेटा डिस्टेंस के हिसाब से बताता है ये फॉर्मूला, इसीलिए इसको एक्शन एट डिस्टेंस लॉ भी बोलते हैं। क्या है फॉर्मूला, आप सभी लोग जानते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब दो चार्जेस के बीच में एक चार्ज अगर हमारे पास Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, उनके बीच में डिस्टेंस R है मित्रों, तो फोर्स उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है, एक है 4 और 2 का कॉम्बिनेशन, और दूसरा है बच्चों 3 और 3 का कॉम्बिनेशन। सम देखो बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 × 2 8, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 9। Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले में ज़्यादा है, इसलिए इस केस में फोर्स ज़्यादा होगी। यही हमारा पहला स्टेटमेंट कहना चाहता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी मित्रों तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट वी हैव टू रिमेंबर। यस माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट K आता है। K स्टैंड्स फॉर, K क्या होता है, K होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹। K की वैल्यू 1 होती है अगर हम सीजीएस सिस्टम में जाते हैं तो। एक वर्ड आपने सुना एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी मतलब होता है इसका। जी हाँ बच्चों, नॉट का मतलब देखो, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। कभी कभी इसको एप्सिलॉन m यूज़ कर लेते हैं, मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, मतलब परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो बच्चों, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी बताता है मीडियम के बारे में। जी हाँ मित्रों, मीडियम का मतलब क्या होता है कि वो दोनों चार्जेस हमारे कहाँ पे रखे हैं उसके बारे में अच्छे से बताता है। तो परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस जो होती है वो क्या होती है, 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, तो याद रखेंगे परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, और ये मीडियम के बारे में एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट हमारा फेमस फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी। जो हमने परमिटिविटी पढ़ी थी उसी का नेक्स्ट पार्ट होता है, या मीडियम परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ER से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी बोलते हैं। ये होते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जी हाँ बच्चों, यही आपको फॉर्मूला लिखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = ER परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जी हाँ मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलाम्स लॉ को अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मित्रों। देखिए, अगर हम कुलाम्स लॉ की बात करें तो K होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। मित्रों, एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस। अब यहाँ पे अगर फ्री स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हमने लिखा है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब कोई, मतलब फ्री स्पेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम। जी हाँ बच्चों, और K का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन m बोल दो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। K इज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, K × एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ बच्चों, तो हमने यहाँ से एप्सिलॉन m या एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो FM हो गया 1/4πK एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये हमारा आ गया फोर्स इन मीडियम।
फोर्स इन मीडियम। जी हाँ बच्चों, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। और ध्यान रखेंगे किसी फोर्स इन मीडियम क्या हो गया, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में के इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर के को आप लिखना चाहें तो फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। ये ध्यान रखना, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, बट फोर्स की बात करें तो फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम होता है। यस बच्चों, चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जी हाँ बच्चों, बहुत फेमस है ये। अब अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे ले रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आर डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो आर डिस्टेंस पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वर के इज द कांस्टेंट जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/4πε0, दैट इज 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम्ब होती है या फिर वोल्ट पर मीटर होती है, दोनों आपको ध्यान रखनी है। जी हाँ बच्चों, हम लोग बेसिक फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी आपको डाउट लगे तो कमेंट में जरूर पूछना है। यस बच्चों, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है बच्चों कि एक पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रही हैं, जी हाँ बच्चों, एक पॉइंट पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दो। अब सर ये वेक्टर सम क्या होता है, जिस फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट निकालते थे, जी हाँ बच्चों, ये वाला फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड e1² + e2² + 2e1 e2 cos थीटा, अगर दो की बात कर रहा है वो, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तब की बात हो रही है, उन दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है e1 और e2 के बीच में, तब हम इससे वेक्टर सम से रिजल्टेंट निकालते हैं। मतलब अगर मान लीजिए दो चार्जेस के थ्रू एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप e1 एक के थ्रू निकालें, e2 एक के थ्रू निकालें, दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट आपका ई आ जाएगा। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बेसिक कंसेप्ट जो आप लोग जानते हैं कि वेक्टर सम होता है। बच्चों वेक्टर सम ध्यान रखना, वेक्टर सम से कंफ्यूज मत होना, मतलब जैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूला लगा के वैसे हम जोड़ेंगे। मैं बहुत बेसिक मान के चल रहा हूं और बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों पता होगा, डायपोल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को अगर एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट कर दिया जाए, दिस इज -q, दिस इज +q, इस अरेंजमेंट को हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और ये p जो होता है इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p = q × 2a होता है डायपोल मोमेंट को। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है मित्रों, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हो गया नेक्स्ट बेसिक फॉर्मूला। अब इस डायपोल मोमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जी हाँ बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये इतना डायपोल मोमेंट है जिसको मैं ब्लू कलर से ये कर रहा हूं, दिस इज डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट में देखो -q +q, डायपोल की डायरेक्शन ये हो गई p। जी हाँ बच्चों, इनके बीच में सेपरेशन 2a। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिख देता हूं -q यस +q, और इस P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि ये वाला पॉइंट है। बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको याद रखनी है, ये एग्जैक्ट वाला है। एग्जैक्ट मतलब होता है जिसमें हम कोई भी कंसिडरेशन नहीं करते हैं। वो क्या होती है, 1/4πε0 2pr अपॉन में r² - a² की पावर होल स्क्वायर। और शॉर्ट डायपोल का मतलब होता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, 2a बहुत छोटा है, इसकी डिस्टेंस सेंटर से r डिस्टेंस पे लेते हो तो हमारा r² बहुत बड़ा हो जाता है a² से, और r की पावर 4 आ जाता है। r की पावर 4 आने से एक r से r कैंसिल हो जाता है, और ये जो फेमस रिजल्ट आप जानते हैं 1/4πε0 2p/r³। बेटा एक्सियल पॉइंट पे 2p/r³ होता है और इक्वेटोरियल पे होता है p/r³, जो कि हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। इक्वेटोरियल पे क्या होता है, बिल्कुल सेम बच्चों। अच्छा ये -p क्यों लिखा है, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, बेटा ध्यान से देखना यहाँ पे। अब मैं सब कुछ यहाँ पे मिटा के आपको समझाता हूं। देखो इस पॉइंट पे डायपोल की डायरेक्शन आप देखो तो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। P और E की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है। लेकिन
अगर आप इक्वेटोरियल पे बात करेंगे तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और बच्चों P की डायरेक्शन आपकी इधर है, तो P और E के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, तो एंगल बिटवीन P एंड E अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज 180 डिग्री। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला वहां पे होता है 2p/r³, यहाँ पे होता है 1/4πε0 p/r³, दैट इज हाफ ऑफ दैट वन। जी हाँ बच्चों, तो वही चीज बताई है, एक्सियल और इक्वेटोरियल को अगर आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो 2:1 आता है। बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं तो वी अलर्ट। यस बच्चों, अगर हम कोई एक जनरल पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट का मतलब एक डायपोल प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, एक जनरल पॉइंट, ये कोई पी पॉइंट ले लिया, दैट इज गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा, तो उसके थ्रू ये फॉर्मूला होता है आपका। वो क्या होता है आपको अच्छे समझाता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। यस बच्चों, देखो ये आपको डायपोल दिखा रखा है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, यहाँ पे हमारा डायरेक्शन है डायपोल की। तो एक कोई जनरल पॉइंट P है, P पे बच्चों एक देखो P के हम ऐसे दो कंपोनेंट्स करते हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेरिवेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं। अब कंसेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कंसेप्ट कह रहा है बच्चों कि P 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, आप देख पा रहे होगे, p/r³ 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। मेरी बात ध्यान से समझो, याद कैसे रखना है। देखो बेटा, अगर एक्सियल पॉइंट होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, cos 0 1 होगा और 4 का रूट होगा 2, तो 2p/r³ आ जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे cos 90 होगा, ये 0 हो जाएगा, p/r³ हो जाएगा। तो ऐसे आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला 1/4πε0 p/r³ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा रूट में। जी हाँ बच्चों, ये तो हो गई बात आपकी जो आपको ध्यान रखनी है। खैर, सबसे ज़रूरी बात जो बच्चे लोग गलत कर देते हैं इसमें, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़रूरी बात ये वाली बात, देखो बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E, दैट इज गोइंग टू मेक एन एंगल अल्फा विद द लाइन। जो ये बच्चे जो लाइन ज्वाइन कर रही है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज थीटा एंगल। यस, थीटा एंगल पे ये हो गई, लाइन ज्वाइन कर रही है तो ये R की डायरेक्शन हो गई और ये E नेट हो गई। तो E नेट का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू मेक एन एंगल अल्फा विद दैट लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर से वो ज्वाइन कर रही है बेटा। तो यहाँ पे tan अल्फा, दिस tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम आता है आपके एग्जाम्स में। जी हाँ बच्चों, कि अल्फा कौन सा एंगल है और थीटा कौन सा एंगल। अल्फा आपका वो एंगल है जो यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके थ्रू है। जी हाँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये एक फॉर्मूला है शॉर्ट डायपोल्स, अगर दो अलग अलग डायपोल्स हैं, जी हाँ, दो अलग अलग डायपोल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट P1 P2 है और उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस r है, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 6p1 p2 r⁴। ये आपको फिगर दी हुई है, जनरली नहीं पूछा जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे टॉर्क। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दो तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क P क्रॉस E। टॉर्क की डायरेक्शन होती है P क्रॉस E। P इज डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप बोल सकते हैं PE साइन थीटा। बच्चों अगर थीटा 0 होगा या 180 होगा तो टॉर्क 0 होगी, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, PE हो जाएगा। थीटा 270 होगा तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन में माइनस P, दैट इज मिनिमम। तो 0 पे 0 एंगल, बस बेटा कुछ नहीं याद रखना, आपको ध्यान रखना है थीटा जैसे जैसे मैथ्स में होता है, थीटा 0 तो टॉर्क 0, 0 या 180 दोनों की बात हो रही है। जी हाँ बच्चों, 0 और 180 दोनों की बात हो रही है। थीटा 90 होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा और 270 पे -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस P आ जाएगा। ग्राफ भी इसका बहुत ज़रूरी है बच्चों, ध्यान रख लें। जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है वही बिल्कुल सेम साइन थीटा का ग्राफ है ये, प्लस PE से लेके माइनस PE के बीच में होता है। जी हाँ बच्चों, इस एक्सिस पे टॉर्क है और इस एक्सिस पे थीटा है। वैसे जनरली नहीं पूछा था, फिर भी आपको पता होना चाहिए, सो मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। जी हाँ बच्चों, एक डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रोटेट करेंगे तो वर्क डन, और वर्क डन क्यों निकालते हैं, इट विल बी स्टोर्ड इन द, देखो बच्चे, वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 क्या है, θ2 फाइनल पॉइंट है, θ1 से लेके हमने θ2 तक रिवॉल्व किया है। θ1 इज द इनिशियल एंगल, जी हाँ बच्चों, इनिशियल एंगल, θ2 इज द
फाइनल एंगल। अब मान लेते हैं जनरली कि θ1 तो ठीक है इनिशियल है, θ2 फाइनल है। हमने इनिशियली बिल्कुल जीरो से, मतलब उस टाइम कोई भी एनर्जी नहीं थी उसके पास, तो बच्चों θ2 की, इसीलिए हम θ1 की वैल्यू 90 मान लेते हैं, क्योंकि cos 90 होता है जीरो, इसलिए हम θ1 को 90 मान के चलते हैं। 90 पे बिल्कुल कोई भी एनर्जी नहीं होती है, इसलिए θ1 90 मान लेते हैं और हमने फाइनल थीटा तक घुमाया, तो वर्क डन क्या हो गया, माइनस पी कॉस थीटा। अगर हमने ये फॉर्मूला कब होगा बच्चों, ये फॉर्मूला जब होगा, ये सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जब होगा जब हमारा इनिशियल एंगल कितना होगा मित्रों, 90 डिग्री होगा। यस, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी। थीटा क्या है, देखो बेटा, θ1 90 हमने फिक्स कर दिया, तब की बात कर रहा हूं मैं। θ1 90 से लेके फाइनल एंगल थीटा तक, तो हमने बता रखा है माइनस पी हो जाएगा, और हमने कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करी है, और कुछ भी इसमें स्पेशल केस में नहीं है। ग्राफ बच्चों माइनस पी होता है मिनिमम और प्लस पी होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ है। नहीं याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये भी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जी हाँ बच्चों, वो एक्सपीरियंस करता है QE। यस बच्चों, फोर्स एक्सपीरियंस करता है QE, लेकिन ये फोर्स, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे बच्चों। अब बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। देखो, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q इंटू वी। Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर किया है कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगी, हाफ mv²। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई ना कोई पोटेंशियल उससे जरूर होगा, तो QV के बराबर। और V इज इक्वल टू E इंटू डी पुट करके हमने V की वैल्यू यहाँ से निकाली है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट है बच्चों गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत जरूरी है, आपको पता है गॉस लॉ वाला टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जितनी ज्यादा किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उतना ज्यादा उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया ds में इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रॉस हो गई तो E डॉट ds। E is electric field, E is electric field is a vector quantity and ds is a surface area is also a vector quantity having direction normal to the surface। जी हाँ बच्चों, तो E ds cos थीटा हो गया। टोटल कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स हम उस क्लोज सरफेस का निकाल रहे हैं, तो इसलिए E डॉट ds क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, तो फ्लक्स क्या होगा, फाई होता है E डॉट ds, डी फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। डी फाई का क्यों लिया, क्योंकि हम छोटा सा फ्लक्स ले रहे हैं। मैं आपको बेसिक फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ सिर्फ बच्चों, कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। कंसेप्ट के लिए हम दोबारा क्लासेस करेंगे, अभी हम इसलिए कर रहे हैं कि आप MCQs या फॉर्मूला जो याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको याद आ जाए। क्योंकि आपको पता है MCQs बेस्ड सारे क्वेश्चन, सारे ही पेपर आजकल हो रहे हैं। इवन if CBSE भी MCQs बेस्ड हो रहा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा सर, क्योंकि E ds cos थीटा है। थीटा जो बेटा cos थीटा होता है वो 0 से 90 के बीच पॉजिटिव, 90 पे 0, 90 से बड़ा 90 से बड़ा क्या होता है, 90 से बड़ा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कि वर्क डन होता है वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है बेटा कि किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज, उसके अंदर वाले चार्ज से मतलब होता है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका स्टेटमेंट होता है गॉस लॉ का, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट। जितना ज्यादा चार्ज उसके अंदर इनक्लोज रहेगा उतना ज्यादा उस सरफेस का फ्लक्स रहेगा। बहुत सिंपल सा लॉ होता है। अब जैसे कि इसके अंदर टोटल चार्ज 0 है, +2e माइनस ई, नेट कितना हो गया बच्चों, नेट आपका 0 हो गया। नेट 0 हो गया तो आपका फ्लक्स भी सरफेस का 0 हो गया। सेम बेटा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज है उससे मतलब नहीं है, तो इसका भी फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे ही बेटा अगर डायपोल रखा हुआ, 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 100 रखा है, 1 लाख रखा है, नेट चार्ज तो अंदर 0 है क्योंकि +q माइनस q 0 होता है, इसलिए इसका भी फ्लक्स क्या हो जाएगा मित्रों, इसका भी फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। यस बच्चों, अगर एक क्यूब है, इसके अंदर q चार्ज है, तो क्यूब के सभी फेसेस का नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर वो एक फेस की बात करता है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, तो 1 फेस की बात करें बेटा तो हो जाता है q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ बच्चों, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अगर ये बच्चों देखो,
अगर क्यूब के कोने पे चार्ज रख दिया जाए, जी हाँ बच्चों, क्यूब के कोने पे चार्ज रख दिया जाए तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा। देखो बच्चों, इस क्यूब को बंद करने के लिए हमें 8 क्यूब्स लगाने पड़ेंगे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। बच्चे कह रहे 4 ही तो हुए। बच्चे 4 से देखो, अगर ये एक चार्ज है तो चार्ज का 4 टुकड़ों में, तो यही एक 4 टुकड़ों में, इधर से 4 टुकड़े, 4 इसके पीछे क्यूब लगाने पड़ेंगे, तब जाके टोटल चार्ज इनक्लोज हो पाएगा, नहीं तो पीछे से खुला रहेगा। समझिए आप मेरी बात को, भावनाओं को समझिए, मैं जो बताना चाहता हूं एग्जैक्टली। ये देखो बच्चों, क्यूब तो इधर की तरफ तो हो गया बंद, ऐसे ही ऊपर से बंद हो गया, तो 8 फेसेस लगेंगे क्यूब को। अगर कोने पे चार्ज रखा है तो 8 क्यूब लगेंगे उसको इनक्लोज करने के लिए। तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बेटा ऐसे ही बात करें, ऊपर वाले सरफेस पे अगर रखा है तो ऊपर से एक क्यूब रख दो तो पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, इसलिए Q/2 एप्सिलॉन नॉट। जितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी उन क्यूब्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका फ्लक्स। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन बेटा हमें सारा फॉर्मूला रिवाइज करना है। जी हाँ बच्चों, यस। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज क्या होता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। जी हाँ बच्चों, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। R यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर, लैम्डा क्या है, लैम्डा है LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dl, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा का नाम देते हैं ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा है आउटसाइड द सेल। एक शेल की बात कर रहे हैं, शेल का मतलब होता है अंदर से खाली। जी हाँ बच्चों, और सॉलिड स्फीयर तो सॉलिड स्फीयर होता ही है, शेल का मतलब अंदर से खोखला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड किसी, ये रहा शेल आपका, किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके थ्रू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर सरफेस पे बात करेंगे, सरफेस पे बच्चों R की वैल्यू R हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा बस, तो आ जाएगा Q/r²। जी हाँ बच्चों, अगर इनसाइड बात करेंगे, इनसाइड चार्ज हमारा 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा सॉलिड सेल है नहीं सिलेबस में इस बार, तो हम लोग नहीं बात करेंगे। इनफाइनाइट शीट के थ्रू, अगर एक इनफाइनाइट शीट है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती है किसी पॉइंट P पे। ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। सिग्मा क्या होती है सर, सिग्मा होती है dQ/ds, dQ/ds मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। यस बच्चों, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्जेस। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मान लीजिए A और B 2 शीट हो गई, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। देखो बच्चे, आपको एक बात पता होगी कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगाता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। यस, अगर एक नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पास बुलाता है। खैर ये बात तो सर हमें मालूम है, नया बताओ क्या बताना चाहते हो। चलो बच्चों, नया बताता हूं मैं आपको। यहाँ देखिए, अगर आप बात करते हैं इस सरफेस रीजन 1 में A भी रिपेल कर रहा है और B भी रिपेल कर रहा है। A की हो जाएगी σA/2 एप्सिलॉन नॉट और B की हो जाएगी, B मतलब इसका σB/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों जुड़ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा दिस। नेगेटिव साइन सर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए नेगेटिव साइन है और नथिंग एल्स। इस नेगेटिव से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बीच में अगर इसके कॉमन पॉइंट बात करें तो ये अपने से दूर भगाएगा और ये भी अपने से दूर भगाएगा, तो दोनों हमारा जो आंसर आएगा वो EA माइनस EB या फिर EB माइनस EA, डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ EA एंड EB। तो क्या हो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट σA माइनस σB। सेम बेटा यहाँ पे क्या हुआ, EA प्लस EB हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, सेम बिल्कुल सेम सिनेरियो पॉजिटिव के लिए जैसे हमने देखा है, सेम हमारा नेगेटिव के लिए भी होगा। बस नेगेटिव के लिए अगर हम 2 प्लेट्स लेते हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे दोनों पास आएंगी। इसको नंबर देते हैं 1, इसको नंबर देते हैं 2, तो E1 और E2 यहाँ से पास आएंगी, यहाँ से भी E1 और E2 पास आएंगी क्योंकि पास बुलाएगा। बच्चा E2 इसमें इधर आएगा और E1 इधर आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, कहानी वही रहेगी। और पॉजिटिव नेगेटिव का भी आप ट्राई कर लेंगे, कुछ नहीं करना, नेगेटिव को दूर, पॉजिटिव से पास। बेटा कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने रिवाइज कराए हैं यहाँ पे कि आपके फॉर्मूला रिवाइज हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आधा पार्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला और गॉस थ्योरम वाला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एग्जैक्टली, इट गिव्स लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू अस। और कोई भी फॉर्मूला अगर भूल गया हूँ तो भूल चूक लेनी देनी। जस्ट बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ढेरों यहाँ पे MCQs मिलेंगे, ढेरों कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे और बहुत कुछ आपको चैनल पे मिलने वाला है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।